नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हो चुका है और हम लोग यहाँ पर इस परीक्षा में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं आखिर वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज आपकी परीक्षा में इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए थे। यहाँ पर हम लोग कुछ जो मिसलेनियस टॉपिक जो इसी से संबंधित हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर जरूर देखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हैं वो आज का जो सेट डी था, क्वेश्चन पेपर का सेट डी, वहाँ से हमने जो है उठाए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस की नंबरिंग है वो क्वेश्चन पेपर का जो सेट डी था उसके आधार पर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को एक बार। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है सेट डी में, और वो क्वेश्चन क्या है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान यानी कि ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। और यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सद्भावना और ऑपरेशन मदद। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन सद्भावना के जरिए सेना क्या कर रही है, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं खास करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो आतंकवाद से प्रभावित लोग हैं, उनकी काफ़ी मदद सेना ऑपरेशन सद्भावना के जरिए कर रही है। जैसे यहाँ पर ये कहा गया ना कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, तो आप देखोगे कि सेना के द्वारा वहाँ पर स्कूल चलाए जा रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों की मदद हो सके। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखोगे कि जो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आईआर का यहाँ पर सेट डी में पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सद्भावना। तो इजी क्वेश्चन था, अगर आपने ऑपरेशन सद्भावना के बारे में पढ़ा है तो आसानी से आप इसका आंसर पता कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी आईआर का ही क्वेश्चन है। देख लेते हैं कि विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किनके मध्य है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने वर्ल्ड मैप भी देखा होगा, बहुत कुछ मैपिंग की होगी। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ए यानी कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको ध्यान में रखना है दोनों के बीच लगभग 8,893 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इजी क्वेश्चन था ये, अगर आपने वर्ल्ड मैप वगैरह ढंग से किया है तो आप आसानी से इसका आंसर जो है ला सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं, या फिर जिसने पढ़ा है वही इसको कर सकता था, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है। और यहाँ पर थल सेना, वायु सेना और नौसेना, यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं और पूछा जा रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है आपको ये पता करना था कि ब्रिगेडियर, जो थल सेना में ब्रिगेडियर होता है, क्या वायु सेना में एयर कोमोडोर उसके रैंक के इक्विवेलेंट हैं, और क्या नौसेना में उसको हम लोग कमांडर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 3। यहाँ पर आप देखोगे जो थल सेना में मेजर है, वायु सेना में उसका इक्विवेलेंट होता है स्क्वाड्रन लीडर, और नौसेना में उसका जो समकक्ष होता है वो होता है कैप्टन। तो बस यही एक जो पॉइंट नंबर 3 था वो क्या था, सही तरीके से सुमेलित है, समकक्ष रैंकिंग यहाँ पर बताई गई है। तो इसमें जो है ये पूरी तरीके से क्या है, अगर आपने इसको पढ़ा है तभी आप इसको कर सकते थे। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो ये था ही। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं जरूर मानूंगा कि ऐसा क्वेश्चन जो है अगर आपने देख रखा है इन सब चीज़ों को तभी आप जान पाओगे, नहीं तो जो है इसको बनाना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर जो है अभ्यास मित्र शक्ति को लेकर के क्वेश्चन बनाया गया, और क्वेश्चन क्या है, अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं पहला कथन क्या है, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य
संयुक्त सैन्य अभ्यास था। तो यहां पर बात हो रही है अभ्यास मित्र शक्ति को लेकर के, अभ्यास मित्र शक्ति 2023 को लेकर के। आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ ये भारत और बांग्लादेश के बीच में नहीं बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। याद रखिएगा, बांग्लादेश नहीं, कौन है? श्रीलंका। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है ये, ना कि भारत और बांग्लादेश। यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? आपका गलत है। तो जब पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, इसका मतलब अगर हम एलिमिनेशन मेथड भी यहां पर यूज करते हैं तो आप देखोगे ए, बी और सी तीनों के तीनों जो है यहां पर क्या हो रहे हैं? एलिमिनेट। तो आंसर तो हमारा ऐसे भी आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि दूसरा स्टेटमेंट, इसका प्रारंभ औंध पुणे में हुआ, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था, बिल्कुल। यहां पर जो अभ्यास मित्र शक्ति हुआ भारत और श्रीलंका के सेनाओं के बीच में, तो यहां पर आप देखोगे कि इसका मुख्य लक्ष्य था कि जो आतंकवाद विरोधी अभियान है उसमें सेनाएं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें, किस तरीके से लोगों की रक्षा की जाए, इसको लेकर के यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाने को लेकर के अभ्यास किया गया था। ये भी सही है। और चौथा क्या है? भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इस अभ्यास में आप देखोगे कि ड्रोन का उपयोग किया गया, हेलीकॉप्टर्स का उपयोग किया गया। तो वायुसेना की मदद से किस तरीके से आतंकवादी जो विरोधी अभियान है वो चलाए जा सकते हैं, ये इसका एक मुख्य यहाँ पर उद्देश्य था प्रैक्टिस करने का। तो ये भी यहाँ पर क्या है? सही है। तो 2, 3 और 4 यहाँ पर सही है। वैसे भी अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर हट जाते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि अभ्यास मित्र शक्ति जो है वो भारत बांग्लादेश के साथ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 22 का वो क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर शुरुआत में अगर आपको पता था तो आप आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक हैं? तो इनके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, उनके द्वारा जो है ये दोनों बुक लिखा गया है। तो यहां पर आप देखना कि द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स जो पुस्तक है, इन पुस्तकों का लेखक कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। तो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपने आईआर के जो भी करंट अफेयर्स को ठीक से किया है तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते थे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक तरफ दिया गया है देश का नाम और दूसरी तरफ दिया गया है कि आखिर ये देश क्यों समाचार में थे, समाचार में रहने का कारण। 3 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं और पूछा जा रहा है उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा गया अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना क्यों? यहाँ पर सामने में लिखा गया है सबसे खराब आर्थिक संकट। तो आप देखोगे न्यूज़ में बार बार जो है इस तरह के न्यूज़ आ रहे थे कि अर्जेंटीना जो है काफ़ी खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि जो IMF वगैरह है उन्होंने जो है अर्जेंटीना को क्या दिया है? लोन भी दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये बिल्कुल सुमेलित है क्योंकि अर्जेंटीना अभी जो है काफ़ी खराब आर्थिक हालत से उसकी अर्थव्यवस्था गुजर रही है। तो ये तो सही है। दूसरा क्या है? सूडान। सूडान को लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएं जो हैं आप देखोगे न्यूज़पेपर में भी हुई थी। तो सूडान के सामने क्या लिखा हुआ है? देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध है। बिल्कुल सही है। वहां पर जो अर्धसैनिक बल हैं और जो वहां की नियमित सेना है उनके बीच में झड़प होने के कारण सूडान में जो एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ था वो वहां पर अब धूमिल होता हुआ दिख रहा है। तो ये इस कारण से सूडान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। आप देखोगे पेपर में काफ़ी सारा जो है इस पर एडिटोरियल भी आया था। तो ये भी क्या है? आपका सुमेलित है। तीसरा क्या है? तुर्की, जिसके सामने लिखा हुआ है नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना कि तुर्की ने जो है अपनी नाटो की सदस्यता को निरस्त नहीं किया है। हाँ, अमेरिका के साथ उसका कुछ मुद्दों पर तनाव है, लेकिन नाटो का सदस्य वो अभी भी है। यानी कि आप देखोगे कि जो तीसरा
जो स्टेटमेंट है, जो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, सुमेलित नहीं है। बाकी दोनों जो है क्या है, सुमेलित है। यानी कि यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, और अगर आप नियमित पेपर पढ़ रहे हैं तो आसानी से जो है आप इसका जो है आंसर ला सकते थे। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। सेट डी में क्वेश्चन नंबर 28 वो भी आईआर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहां पर कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, और पूछा क्या जा रहा है, उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देख लेते हैं पहला कथन को। पहला कथन क्या है, सुमेड़ पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार यानी कि शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। तो यहां पर बात हो रही है सुमेड़ पाइपलाइन की, और अगर आप इसके फिगर को देखा होगा आपने, अगर सुमेड़ पाइपलाइन का, तो ये रहा आपका, आप देख सकते हैं यहां पर, ये है सुमेड़ पाइपलाइन, जो ये रहा सुएज कैनाल, और यहां पर जो है सुमेड़ पाइपलाइन है, ये रहा मेडिटेरियन सी, और ये रहा आपका रेड सी। और आप देखो पर्शियन गल्फ से जो भी ऑयल और जो भी नेचुरल गैस है वो इसी के रास्ते जो है आप देख सकते हैं कि यूरोप को जाता है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट नंबर 1 है सुमेड़ पाइपलाइन को लेकर के, वो क्या है, सही है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्ग है, पाइपलाइन है, जो कि फारस के खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस को जो है शिपमेंट को यूरोप तक जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता प्रदान करता है। यानी कि कथन 1 यहां पर क्या है आपका, सही है। देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, सुमेड़ पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अभी अभी मैंने आपको फिगर दिखाया, तो बिल्कुल सही है। जो सुमेड़ पाइपलाइन है वो क्या कर रहा है, मेडिटेरियन सी और जो रेड सी उसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछने के पीछे का रीजन भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं यमन में जो हौतीज हैं उन्होंने जो है काफी हद तक, जो गाजा वॉर है उसके बाद से आप देखोगे यहाँ पर जो ब्लॉकेज करने का प्रयास किया है। इस कारण से जो है यहाँ पर आप देखोगे जो प्राकृतिक गैस और तेल जो फारस खाड़ी से यूरोप जा रहे हैं, उसके लिए ये पाइपलाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता जो है यहाँ पर प्रदान करता था। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन को ही पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो दूसरा कथन है वो भी क्या है आपका, सही है। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या जो कथन जो 2 है, क्या वो कथन 1 की सही व्याख्या करता है कि नहीं। तो बिल्कुल, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फारस के खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस का शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग प्रदान करता है। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि जो पाइपलाइन है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करता है, जोड़ता है। तो यहां पर आप देखोगे कि इसका आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या निकल के आया, यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सुमेड़ पाइपलाइन को लेकर के बनाया गया, और मैपिंग अगर आप करते होगे इस पाइपलाइन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से जो है आप इसका आंसर कर सकते थे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। सेट डी का क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आप देखोगे 2 कथन दिए गए हैं और पूछा क्या जा रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। पहला कथन क्या है, भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। भारत इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का सदस्य है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल की बात करें तो भारत के सदस्य है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा कथन क्या है कि चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है, इसका अगर आप उद्देश्य समझते हैं तो आप इस कथन को आसानी से समझ जाते कि ये सही है गलत। देखिए, जो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया के देशों के बीच में अनाजों को लेकर के, ग्रेन्स को लेकर के जो व्यापार होता है उसको अच्छा करना, सुलभ बनाना। ना कि ये जो है इस तरह का रिस्ट्रिक्टिव कोई ऑर्डर पास करता है कि कोई देश किसी दूसरे देश को अनाज का निर्यात नहीं कर पाएगा, या फिर आप हमसे परमिशन लीजिए तभी आप अनाज जो है निर्यात कर पाएंगे। इस तरह का काम ये नहीं करता। तो जो यहाँ पर कहा गया है
कि चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल आवश्यक है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। इसका काम सिर्फ ये है कि देशों के बीच में जो चावल और गेहूं को लेकर के आयात निर्यात होता है उसको और सुलभ बनाना। तो ये इसका क्या है, मेन उद्देश्य है। तो उद्देश्य अगर आप समझते तो इसको आसानी से आप गलत सिद्ध कर सकते थे। तो ये कथन क्या है, गलत है, पहला कथन सही है। इसीलिए आप देखोगे क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन क्या है यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। और क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो यहाँ पर कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, साहेल क्षेत्र से लेकर के ये क्वेश्चन है और ये हमेशा आप देखोगे बहुत दिनों से जो है इस पर, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो न्यूज़ में रहा है। इस पर कई सारे एडिटोरियल और लेख जो है न्यूज़ में आए हैं। तो ये पहले से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को ही। कथन एक क्या है, साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। तो अगर हम बात करते हैं साहेल क्षेत्र की, तो आप देखोगे कि जो साहेल क्षेत्र है, ये ना साहेल क्षेत्र, और आप देखोगे कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में कई ऐसे देश हैं, माली है, नाइजर है, बुर्किना फासो है, सूडान यहाँ पर है। आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो गृह युद्ध का माहौल बना हुआ है। देश में जो है कहीं पर कूप हुए, मतलब कि मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, सरकारों को गिराया गया, लोकतांत्रिक सरकारों को गिराया गया। तो ये जो कहा जा रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 में कि साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है, बिल्कुल सही है। अगर आपने न्यूज़ देखा होगा, न्यूज़ अगर आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स का पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या है आपका सही है। देख लेते हैं स्टेटमेंट 2 को, ये क्या है, हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में कब्जा तख्तापलट हुआ है, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे देश हैं, माली है, वहाँ पर तख्तापलट हुआ। आप देखोगे बुर्किना फासो है, वहाँ पर जो है तख्तापलट हुआ, ये बुर्किना फासो। आप देखोगे नाइजर है, वहाँ पर तख्तापलट हुआ। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और कई सारे देशों में एक साथ मिली हैं, और इसीलिए पूरा का पूरा साहेल रीजन जो है यहाँ पर क्या है, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप देखोगे कि दूसरा कथन भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो दूसरा कथन भी सही है। अब हमें पता ये लगाना है कि क्या जो दूसरा कथन है वो पहले कथन को व्याख्या कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल व्याख्या कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए सरकारों को गिराया गया, लोकतांत्रिक सरकारों को गिराया गया, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसके कारण ही आप देखोगे हम ये कह रहे हैं कि साहेल क्षेत्र में क्या है, अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति विद्यमान है। बिल्कुल यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। तो काफ़ी ये जो पूरा का पूरा करेंट अफेयर्स जो है बेस्ड क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। आप देखोगे आईआर के क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, हमने 2 क्वेश्चन अभी देखे हैं, दोनों जो है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है वही कि उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहले कथन को। पहला कथन क्या है, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। देखिए सीधे यहाँ पर यह लिख दिया गया कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। देखिए इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे जो है न्यूज़ में खबरें आई हैं। देखिए भारत अमेरिका से सेब आयात करता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में आप देखोगे कि जो आयात है वो काफ़ी सीमित हो गया। इसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि मार्च 2018 में जो है आप देखोगे सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो गैर जीएमओ यानी कि नॉन जीएमओ मतलब क्या है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब चीज़ें, जब तक ये प्रमाणीकरण नहीं मिल जाता है कि वो फल मान लीजिए है तो फल वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, इसका प्रमाण पत्र जब तक उसको नहीं मिला हुआ है तब तक उस फल को जो है भारत में आप आयात नहीं कर सकते। ये वाला जो है प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। तो जैसे अमेरिका से अगर सेब आ रहे हैं
तो अमेरिका क्या करता है, इस तरह का कोई भी, अमेरिका का जो कृषि विभाग है वो इस तरह का कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है कि जो सेब है मान लीजिए तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है या नहीं। इस कारण से आप देखोगे जरूर अमेरिका से जो सेब का शिपमेंट भारत आता था उसमें कमी जरूर आई है। लेकिन सीधे सीधे ये कह देना कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब का आयात नहीं करता है, ये आप देखोगे कि क्या है यहाँ पर सही नहीं है ये बात, है ना यहाँ पर। तो ये जो है गलत है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सही नहीं है। देख लेते हैं अगले कथन को। अगला कथन क्या है, दूसरा कथन, भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड के आयात पर प्रतिषेध है। जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अगर ऐसा कोई भी क्या है फूड है, खाद्य पदार्थ है, अगर यहाँ पर वो आनुवांशिक रूप से क्या है रूपांतरित है, तो आप देखोगे ऐसे पदार्थ का आयात यहाँ पर भारत में क्या है प्रतिषेध है, उसको रोका गया है। नॉन जीएमओ यानी कि आनुवांशिक रूप से उसका रूपांतरण नहीं किया गया, जब तक उसका प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता या जिस फूड को मिला हुआ है वही भारत में क्या हो सकता है, आयात हो सकता है। तो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे उसी को देखा जाए तो दूसरा कथन यहाँ पर क्या है, सही है। तो अगर आपको ये कथन पता है तो आप आसानी से जो है इसके उत्तर को ला सकते थे, क्योंकि दूसरा कथन तो सही है, पहला कथन जो है आपका क्या है, सही नहीं है। तो यहाँ पर तो साफ साफ आंसर जो है वो क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी वही होगा, क्योंकि कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 क्या है, सही है। ठीक है, तो ये जो है आप कहीं से भी ये दोनों जो हैं एक दूसरे से जो है व्याख्या करते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से अमेरिका सेब का आयात नहीं करता है, ये कहना भी जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो 42 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। और क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। 2 कथन यहाँ पर भी दिए गए हैं और पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कथन 1 क्या है, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी। बिल्कुल सही कथन है। आप देखोगे यूरोपीय संसद के द्वारा जो है द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट जो है उसको क्या किया गया है, मंजूरी दिया गया है। ये यहाँ पर क्या है, कथन बिल्कुल सही है। इसके बारे में काफी सारा न्यूज में भी हमने पढ़ा है। दूसरा कथन क्या है, यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता यानी कि न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा क्या जो यहाँ पर ईयर लिखा गया है वो सही है कि नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि यूरोपीय संघ के द्वारा 2050 का क्या किया गया है, टारगेट रखा गया है कार्बन तटस्थता के लिए, ना कि 2040 का। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस कारण से जो आपका दूसरा कथन है वो क्या हो जाता है, गलत। और आप देखोगे द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट ये इसलिए लाया गया था ताकि इस नेट जीरो को पाने के लिए क्या किया जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए जो कि कार्बन उत्सर्जन कम करती हो, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज किया जाए जिससे कि कार्बन के इमिशन को कम किया जा सके। लेकिन बस यहाँ पर जो ईयर दिया गया है वो गलत है। इस कारण से आपका देखोगे कि स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने जो है आंसर है, आंसर क्या होगा, सी। कथन 1 क्या है, सही है, किंतु कथन 2 जो है सही नहीं है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का आपका क्या निकल के आया है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, प्योरली करेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, सीधी सी बात है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। क्वेश्चन नंबर 47 भी 2 कथन यहां पर दिए गए हैं और पूछा क्या जा रहा है, उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 क्या है, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन यानी कि प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। यहां पर देखिए जो स्टेटमेंट है ना वो काफी कंफ्यूजिंग है। 2-3 बातें यहां पर आपको ध्यान में रखना, काफी लोग कंफ्यूज इसमें हुए होंगे, क्योंकि देखिए पिछले 2-3 वर्षों में जरूर वेनेजुएला का जो आर्थिक प्रगति है वो थोड़ा सा तेज हुआ है। यहां 2024 में भी उनके राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया कि 8% की दर से जो है वेनेजुएला की इकोनॉमी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन आप देखोगे कि वहां पर जो क्राइसिस है, पलायन क्राइसिस,
वो तो काफ़ी भयावह है। आपने पढ़ा होगा कि काफ़ी मात्रा में जो है वेनेजुएला से लोग क्या है वहाँ से निकल करके गए हैं दूसरे देशों में। लेकिन जो इकोनॉमिक पिछले 2-3 सालों में जो इकोनॉमी में रिकवरी हुई है, उस कारण से सरकार के पास पैसा आया है और सरकार ने गरीबी मिटाने पर जरूर उस पैसे को क्या किया, खर्च किया, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो पलायन जिस मात्रा में पहले होता था उस पलायन को रोकने में कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर सफल हुई है। तो कथन एक जो है वो सही ही हम लोग मान के चलेंगे, क्योंकि जरूर पिछले 22, 23 और 24 में जो इकोनॉमी में रिकवरी हुई है तो वहां पर सरकार के पास पैसा आया है। अमेरिकी सैंक्शन भी हटाए गए थे कुछ दिनों के लिए, अप्रैल तक उसका लास्ट डेट था। और आप देखोगे कि इसके कारण ज़्यादा तेल बेच पाया वेनेजुएला, ज़्यादा पैसे आए इकोनॉमी में, और इससे वो जो देश में बेरोजगारी और जो महंगाई की दर भी वहाँ पर क्या हुई है, थोड़ी कमी उसमें आई है। अभी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन कमी आई है। तो कथन एक क्या है, हम लोग सही मान के चलेंगे। कथन दो क्या है, वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़े तेल भंडार हैं। तो आप देखोगे कि ये कथन भी सही है कि वेनेजुएला जो है के पास सिर्फ तेल ही तेल है और विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार वहां पर पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि आंसर इसका क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा बी, क्योंकि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। तो यहां पर जो है इसका आंसर हम लोग अभी मान के चलेंगे कि आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो जरूर दोनों कथन जो है सही हैं, लेकिन क्या कथन जो दूसरा है वो पहले को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, व्याख्या सही कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है आपका, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हाँ, काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते हैं कि वेनेजुएला से लाखों की संख्या में पलायन हुआ है। लेकिन करेंट बेस्ड क्वेश्चन है इस वेनेजुएला को लेकर के, जो भी उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर के जो न्यूज़ आते रहे हैं, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे ये चीज़ें। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, विश्व शौचालय संगठन यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो कथन एक है वो क्या है, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो विश्व शौचालय संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में जो शौचालय को लेकर के जो बातें कम होती है उसको दुनिया के सामने लाना। लेकिन ये हाँ, यूएन का सपोर्ट इसको हो सकता है, लेकिन ये यूएन की एजेंसी नहीं है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट। दूसरा देख लेते हैं, वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। बिल्कुल सही है ये। अगर आपने विश्व शौचालय दिवस के बारे में पढ़ा होगा तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन ये भी, विश्व शौचालय दिवस ये भी, और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की क्या है, देन है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टेटमेंट नंबर 2 जो है यहाँ पर सही है। तो 2 यहाँ पर सही है। आप बी को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलिमिनेट। तो आंसर या तो ए होगा या फिर क्या होगा, डी। देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। देखिए मुख्य लक्ष्य यहाँ पर क्या दिया गया है, इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर जो है आप देखोगे कि ये जरूर जो दुनिया की परियोजनाएं हैं उसको सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो प्राथमिक कार्य जो है वो धन प्रदान करना नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, इसका काम है जागरूकता पैदा करना, शिक्षा के जरिए जागरूकता पैदा करना, है ना, समाधान कैसे हो, शौचालय नहीं है वहाँ पर उसको लेकर के जो अगर कोई एडवाइस देना है तो वो देना। तो ये इसकी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य है ना, विकसित देशों
कम विकसित देशों और विकासशील देशों खुले में शौच समाप्ति के लक्ष्य प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है, ये जो है यहाँ पर आपका गलत होगा इस कारण से। ठीक है, तो इसका मुख्य लक्ष्य है अवेयरनेस फैलाना, वकालत करना। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो कहां से टेक्नोलॉजी आप लाइए, क्या आप कर सकते हैं ओपन डिफेक्शन फ्री बनाने के लिए, खुले में शौच को समाप्ति करने के लिए। धन प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य नहीं है। तो ये तीसरा भी यहां पर क्या है, गलत है, और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से पूछा गया है विश्व शौचालय दिवस को ध्यान में रख करके। तो ये था आपका, अगर हम देखें तो आईआर के क्वेश्चंस, अगर हम ध्यान से देखें इसमें तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले खास करके वो जो है करंट अफेयर से पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन जरूर फैक्चुअल हैं और आपने अगर वो जानते हैं तो आप जानते, नहीं जानते हैं तो उसको बनाना काफ़ी कठिन है, जैसे वो सेना में रैंकिंग वाला जो क्वेश्चन था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे, अगर आपने करंट अफेयर्स ठीक से किया है, उसको आप अगर एवरीडे अगर आप पढ़ते जा रहे हैं तो आईआर के आप 90% क्वेश्चन जो है आसानी से कर सकते थे। तो देखते हैं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट तो होगा, गुड लक ही होगा कि आपने जब आप अपना आंसर की मिलाएंगे यहाँ से तो आप लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चंस को सही किया हो। तो देखते रहिए, अब जो है नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होंगे उसके क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया जाएगा। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।